आपने मुकेश अंबानी की वेलकम स्पीच सुनी। इस बीच मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी शानदार तरीके से शुरू हो चुकी है और इसी साल जुलाई में दोनों की शादी भी होगी। वो शुभ घड़ी भी बहुत जल्द आएगी, लेकिन उससे पहले जामनगर में 3 दिनों का एक भव्य प्री वेडिंग समारोह रखा गया और इस समारोह में शामिल होने के लिए देश और दुनिया भर से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप आ गई हैं। भूटान के राजा आ गए हैं। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी पहुंच गए हैं। बिल गेट्स जामनगर आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर आ गए हैं। रोहित शर्मा पहुंच गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी पहुंच गए हैं। आमिर खान आए हैं। सलमान खान आए हैं। शाहरुख खान आ गए हैं। अक्षय कुमार पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की पूर्व सलाहकार और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी जामनगर पहुंच गई हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरात के जामनगर पहुंच रही हैं। एयरपोर्ट पर गरबा और पारंपरिक लोक गीतों के साथ दुनिया भर से आ रहे मेहमानों का जामनगर की धरती पर स्वागत हो रहा है। विदेशी मेहमान जामनगर पहुंचे। फिल्मी सितारे पहुंचे हैं। उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियां पहुंची हैं। उद्योगपति आनंद महेंद्र अपनी पत्नी के साथ जामनगर पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की पूर्व सलाहकार और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का जामनगर एयरपोर्ट पर भारतीय परंपरा और भारतीय लोक गीतों के साथ स्वागत किया गया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भव्य स्वागत किया गया। भूटान नरेश और इवांका ट्रंप के अलावा दुनिया की कई बड़ी हस्तियां जामनगर पहुंची हैं। इनमें मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग भी प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए जामनगर में हैं। दुनिया की कई बड़ी हस्तियां इस आयोजन में पहुंच रही हैं।
गुजरात के जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है। इसमें शरीक होने के लिए इंटरनेशनल हस्तियों के साथ साथ फिल्म और क्रिकेट जगत के कई खिलाड़ी जामनगर पहुंचे हैं। इनमें राशिद खान, जहीर खान, सूर्य कुमार, ईशान किशन, ड्वेन ब्रावो, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या के अलावा गीता बसरा और साइना नेहवाल शुक्रवार को जामनगर पहुंचे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी जामनगर गए हैं। धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ जामनगर पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी भी भतीजे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंच गए हैं। अनिल अंबानी इस फंक्शन में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी बेटी टीना अंबानी, बेटे अनमोल और बहू मौजूद हैं। जामनगर में 1 मार्च से 3 दिन तक प्री वेडिंग सेरेमनी चलने वाली है। मेहमानों के स्वागत के लिए आयोजन स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक भव्य तैयारियां की गई हैं। जामनगर एयरपोर्ट पर ग्लोबल गेस्ट का स्वागत भारतीय परंपरा और भारतीय व्यंजनों के साथ हो रहा है। जामनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों के लिए ग्रीन रूम बनाया गया है, जहां उनके स्वागत में भारतीय मिठाइयां और भारत की परंपरागत ड्रिंक्स का इंतजाम किया गया है। केसर पेड़ा, ड्राई फ्रूट सुखड़ी, चूरमे के लड्डू, हलवासन, मोहनथाल और सुरती घारी मेहमानों को परोसा जा रहा है। इसके अलावा वेलकम ड्रिंक्स में आम का पन्ना और नींबू शिकंजी दी जा रही है। एयरपोर्ट पर गरबा और पारंपरिक लोक गीतों के साथ दुनिया भर से आ रहे मेहमानों का जामनगर की धरती पर स्वागत हो रहा है। बताइए, अंबानी परिवार के लिए क्या तैयार किया है आपने? आज अंबानी परिवार में जो लग्न का अवसर आया है, उसी अवसर में देश दुनिया से जो जाने माने हस्ती आ रही है, जो मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए ये गुजराती लोक संगीत गाया जा रहा है कि कोयल बैठी आंबलिया प्री वेडिंग समारोह में शरीक होने के लिए देश विदेश से पहुंच रही मशहूर हस्तियों को ध्यान में रखते हुए जामनगर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ऐसा असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। प्री वेडिंग में सुपर वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ऐसा किया गया है। गुजरात के जिस जामनगर में अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है, उस जामनगर से अंबानी परिवार का गहरा नाता रहा है। प्री वेडिंग सेरेमनी में गुजरात की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। जामनगर से अंबानी परिवार के जुड़ाव की अनसुनी कहानी नीता अंबानी से सुन लीजिए। Throughout my life, I've been inspired by arts and culture. It has deeply moved me, and I'm very passionate about it. When it came to my youngest son, Anand's wedding with Radhika, I had 2 important wishes. First, I wanted to celebrate our roots. Jamnagar holds a special place in our hearts and has a profound significance. Gujarat is where we come from. It's where Mukesh and his father built the refinery, and I started my career by converting this arid and desert-like area into a lush green township and a vibrant community. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के रण में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। 2 दिन में नरेंद्र मोदी 3 राज्यों की दूरी नाप रहे हैं। इन 3 राज्यों में लोकसभा की 96 सीटें आती हैं। बंगाल और झारखंड में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी शक्ति का एहसास विपक्ष को बखूबी हो चुका है। 2 मार्च को बिहार की बारी है और यही नहीं, मोदी ने ममता बनर्जी के गढ़ में डेरा डाल रखा है। आज की रात पीएम पश्चिम बंगाल में गुजारेंगे। पीएम मोदी ने एक संदेश से 3 प्रदेश
कैसे सेट कर लिए मोदी के मिशन 370। मोदी का करिश्मा है ये, जो हर जन जन की आस में झलकता है, हर जुबान पर चढ़ता है। इसलिए 24 के दंगल में बस एक ही नाम का डंका है, मोदी। जहां जाते हैं अपार जनसमूह खुद ब खुद जुटता है। इतने लोग की सारी व्यवस्था छोटी पड़ जाती है नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए। प्रधानमंत्री के मुखार व्यंज से निकले एक एक शब्द को आत्मसात करने के लिए जन सैलाब उमड़ता है। तभी तो करिश्माई लीडर को कभी कभी क्षमा याचना भी करनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी का कद देखिए, उनकी सरलता देखिए, सहृदय प्रधानमंत्री का जनता से लगाव खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 3 सूबे नापने निकले हैं, यानी नॉन स्टॉप और धुआंधार कैंपेन। झारखंड से शुरू हुआ मोदी का मिशन पूरबिया बिहार में जाकर एक ब्रेक लेगा, लेकिन इसका अगला पड़ाव फिर से बंगाल होगा। मार्च के महीने में ही मोदी पूरब में भगवा लहर को सुनामी बना देंगे। प्रचार धुआंधार, भ्रष्टाचार पर प्रहार। जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। मोदी नहीं चलने देंगे भ्रष्टाचारियों की मनमानी। इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है, यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। पीएम की अपील, हर चोट का जवाब वोट। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे क्या? माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। 2 दिन 3 राज्य 96 सीट का सौभाग्य, ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी भरोसे का नाम है, राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं। ये कोई कहने की बात नहीं, लेकिन आश्चर्य ये है कि दिन ब दिन उन पर जनता का भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। उनके दावों पर यकीन करने वालों की कतार लंबी होती जा रही है। मोदी के तूफानी प्रचार के बीच विपक्षी पार्टियां इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हैं कि आखिर मोदी लहर की काट क्या है, क्योंकि मोदी ने जिस धुआंधार अंदाज में 24 के दंगल का आगाज किया है, उनके टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं है। पहले झारखंड, फिर बंगाल में मोदी ने विरोधियों पर चुन चुन कर निशाना साधा। करप्शन और अपराध पर मोदी ने जमकर हल्ला बोला है। साथ ही मोदी ने बंगाल, बिहार और झारखंड की 96 सीटों को एक साथ साधने का दांव भी चला है। नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यात्रा का जरूरी ब्यौरा देखिए। 1 मार्च की सुबह पीएम मोदी ने झारखंड के धनबाद में रैली की। इसके बाद पीएम मोदी ने सिंदरी में हर्ल उर्वरक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। दोपहर 11 बजे पीएम मोदी ने धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा से आए लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। झारखंड से रवाना होकर पीएम मोदी ने हुगली के आराम बाग में जनसभा की। प्रधानमंत्री 1 मार्च की रात बंगाल में ही रुकेंगे। 2 मार्च को सुबह करीब 10:30 बजे मोदी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में होंगे। बंगाल के बाद पीएम बिहार के औरंगाबाद में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फिर बिहार के बेगूसराय में सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। मोदी के मैराथन दौरे का मायने समझना मुश्किल नहीं है।
पीएम मोदी का बंगाल में रात गुजारने का मैसेज बड़ा है। जिन 3 राज्यों में पीएम जोर लगा रहे हैं, वहां लोकसभा सीटों का अच्छा खासा स्टेक है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें। पिछले चुनाव में बीजेपी को इसमें से 18, तृणमूल कांग्रेस को 22 और कांग्रेस को 2 सीट हासिल हुई थी। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के चुनाव में एनडीए ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपीए के खाते में सिर्फ 2 सीट आई थी। बिहार की 40 सीट में एनडीए ने 39 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। यानी तीनों सूबे की कुल 96 सीट में एनडीए को 69 सीटें मिली थी। पुराने रिकॉर्ड में गौर करने वाली बात यह थी कि भगवा पार्टी का वोट प्रतिशत का मीटर तीनों सूबों में हाई था। नरेंद्र मोदी की नजर इसी मीटर को और ऊपर ले जाने का है। खासकर पश्चिम बंगाल में इसके ऊपर जाने के पूरे आसार हैं। इसी वजह से पीएम मोदी ने ममता दीदी की टेंशन बढ़ा रखी है। मोदी के भाषण में भी टीएमसी हुकूमत के ही चर्चे होते हैं। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। पश्चिम बंगाल में पीएम का ज्यादा वक्त मिलने से प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं को इस बात से भी खुशी है कि मार्च महीने में पीएम दूसरी दफे भी यहां आएंगे। यानी मोदी ने लक्ष्य साध लिया है। निशाना साधने में उनका कोई सानी नहीं। मुमकिन है कि 400 पार की गारंटी दे रहे नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरब को भगवा मैं बना दे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में मुस्लिम वोटर्स पर जबरदस्त खींचतान मच गई है। ओवैसी जहां अखिलेश यादव से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सीटें मांग रहे हैं, तो वहीं अखिलेश कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। इधर ओवैसी की पार्टी के नेता अब पांडव वाले फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने का ऐलान कर रहे हैं। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा। हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से? आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। ओवैसी का पांडव फॉर्मूला, अखिलेश के साथ मुस्लिम खेला। लगता है समाजवादी पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में दोहरे मोर्चे पर लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा। एक तरफ बीजेपी 80 सीटों पर दावा ठोंकते हुए एसपी को हराने के दावे करने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कह दिया है कि अब यूपी में एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार रही है। ओवैसी का ऐलान साफ दिखाता है कि अब पश्चिमी यूपी के 26% मुस्लिम वोट बैंक पर एआईएमआईएम सेंध लगाने जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है। ओवैसी का इस वक्त पूरा फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश बन चुका है, जहां मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि 5 सीट हमको लड़ने के लिए दे दो, नहीं तो हम 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने दावा किया है कि अगर उन्हें 5 सीट नहीं मिली तो बड़ा खेला हो जाएगा। अखिलेश को हरवाएंगे ओवैसी, एआईएमआईएम ने उतारे प्रत्याशी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने आ रहे हैं या फिर बीजेपी को चुनाव जिताने आ रहे हैं, क्योंकि एआईएमआईएम की तरफ से जो ऐलान हुआ है वो वाकई में एसपी के लिए खतरे की घंटी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी की 25 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है।
AIMIM आजमगढ़, संभल, बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, फूलपुर जैसी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके हिसाब से AIMIM ने यूपी लोकसभा की 7 सीटों पर पत्ते खोले हैं। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़ पर भी AIMIM प्रत्याशी उतारेगी। वहीं शिवपाल यादव की बदायूं सीट पर भी AIMIM ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे की सीट फिरोजाबाद पर भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान AIMIM ने कर दिया है। ओवैसी का पांडव फॉर्मूला अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम खेला। अब आप ये भी जान लीजिए कि AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने प्लान पर क्या कहा है। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि जिस तरह पांडवों के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी ने 5 गांव मांगे थे, उसी तरीके से माननीय बैरिस्टर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के दलित, बैकवर्ड और मुसलमानों के लिए सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं। अगर अखिलेश यादव 5 सीट देते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि यहां ऐसा खेला होगा कि इंडिया अलायंस घुटनों के बल पर आ जाएगा। निश्चित तौर पर ओवैसी की पार्टी AIMIM का ऐलान समाजवादी पार्टी के लिए सियासी संकट है। ओवैसी यही दावा कर रहे हैं कि जब तक AIMIM को बीजेपी के मुकाबले में नहीं खड़ा करोगे, तब तक मोदी और बीजेपी को हराना मुश्किल है। वहीं अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी यूपी में 80 सीटें हार जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। 80 में 80 हारेंगे इस बार। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे।